हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। इस वीडियो में करेंगे दोस्तों एक्सपेक्टेड एडिक्विटी एग्जाम पैटर्न के ऊपर बेस्ड जनरल अवेयरनेस के वो सारे क्वेश्चन क्लास 11th के पॉलिटी के जो बेस्ड है एनसीईआरटी के ऊपर, जो बेस्ड है दोस्तों स्टेटमेंट के ऊपर, जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछे थे उस टाइप के क्वेश्चन इसमें हम कवर कर रहे हैं। जीए में क्लास 6 to 12 तक सारे के सारे एनसीईआरटी के एमसीक्यू हर सब्जेक्ट के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पॉलिटी क्लास 11 एनसीईआरटी एमसीक्यू। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट, संविधान के कार्यों में से एक अपने विभिन्न अंगों के बीच अधिकतम सहयोग के लिए नियम प्रदान करना है। पहली स्टेटमेंट अपने आप में ठीक है, क्योंकि दोस्तों ध्यान रखेंगे संविधान का एक जो महत्वपूर्ण कार्य है सरकार के विभिन्न अंगों जैसे कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इनके बीच शक्तियों का विभाजन और उनके बीच समन्वय सम समन्वय स्थापित करना है ताकि वे अधिकतम सहयोग से काम कर सके। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड, संविधान तय करता है कि सरकार का गठन कैसे किया जाएगा। ये भी स्टेटमेंट दोस्तों अपने आप में ठीक है, क्योंकि संविधान सरकार के गठन, उसकी संरचना, शक्तियों और कर्तव्यों को निर्धारित करता है। ये भी स्टेटमेंट अपने आप में ठीक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 2, अजर्सन है रीजन है, बताना है अजर्सन ट्रू है, रीजन ट्रू है, और रीजन है जो अजर्सन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। फर्स्ट, अजर्सन है अभिकथन ए, 21वीं सदी के संविधान एवं पुराने संविधान के बीच महत्वपूर्ण अंतर है। पहली स्टेटमेंट हम कहेंगे सही है, क्योंकि संविधान का विकास समय के साथ साथ होता है और 21वीं सदी के संविधानों में अक्सर मानवाधिकारों, पर्यावरण संरक्षण और वैश्विक शासन जैसे पहलुओं को शामिल किया जाता है, जो कि पुराने संविधान में दोस्तों बिल्कुल ही कम था या मौजूद ही नहीं था। ये स्टेटमेंट अपने आप में ठीक है। सेकंड, आर रीजन, पुराना संविधान केवल सरकार की शक्तियों को सीमित करता है, जबकि नए संविधान में सरकार के लिए कुछ सकारात्मक सक्षम प्रावधान भी हैं। ये भी स्टेटमेंट अपने आप में ठीक है, क्योंकि पुराना संविधान मुख्य रूप से सरकार की शक्तियों को सीमित करने और व्यक्तियों की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए बनाए गए थे, जबकि आधुनिक संविधान में न केवल सीमाएं होती हैं बल्कि सरकार को सामाजिक कल्याण, आर्थिक विकास और मानवाधिकारों को बढ़ावा देने जैसे क्षेत्रों में भी कार्य करने के लिए सशक्त बनाने वाले सकारात्मक प्रावधान शामिल किए गए हैं। ये स्टेटमेंट भी अपने आप में ठीक है और ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो राइट आंसर करेंगे हम ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा सही है। फर्स्ट, 1928 की नेहरू रिपोर्ट और साइमन कमीशन मौलिक अधिकारों के पक्ष में थे। पहली स्टेटमेंट अपने आप में पार्शली ठीक है, क्योंकि नेहरू रिपोर्ट 1928 ने मौलिक अधिकारों की वकालत की थी, लेकिन साइमन कमीशन दोस्तों 1927 में एक ब्रिटिश आयोग था जिसका गठन भारत में संवैधानिक सुधारों का अध्ययन करने के लिए किया गया था और इसने मौलिक अधिकारों की कोई सिफारिश नहीं की थी, तो इसको मानेंगे गलत है। पार्शली ठीक है। कैबिनेट मिशन योजना ने पहली बार किसी अधिकार पत्र की भारतीय मांग को स्वीकार किया था। ये स्टेटमेंट अपने आप में ठीक है। कैबिनेट मिशन योजना 1946 में संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव रखा गया, जिसने भारत के एक संविधान का मसौदा तैयार किया जिसमें मौलिक अधिकारों का प्रावधान शामिल था। इसने भारतीयों की संविधान निर्माण की मांग को स्वीकार किया। ये स्टेटमेंट दोस्तों अपने आप में ठीक है। थर्ड, मौलिक अधिकारों अल्पसंख्यक एवं जनजातीय अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी सलाहकार समिति के अध्यक्ष जेपी कृपलानी थे। ये स्टेटमेंट गलत है, ध्यान रखना आपको। मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों, जनजातीय और अपवर्जित क्षेत्रों संबंधी सलाहकार समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, जेबी कृपलानी मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे। तो ये स्टेटमेंट गलत है। ओनली टू करेक्ट, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4, ऐसा कहा जाता है कि भारतीय संविधान ने दुनिया भर के संविधान से कई विशेषताओं को शामिल किया है। स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के सिद्धांत कहां से लिए गए हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, फ्रांसीसी संविधान। क्वेश्चन नंबर 5, संविधान निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्वेश्चन नंबर 5 कौन सा सही है। फर्स्ट, संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों के महत्व को संविधान निर्माताओं ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ही महसूस कर लिया था।
पहली स्टेटमेंट करेक्ट है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। सेकंड, मोतीलाल नेहरू कमेटी ने 1928 में बहुत पहले ही अधिकार पत्र की मांग रख दी थी, ये भी स्टेटमेंट ठीक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा सही है। फर्स्ट, समानता के अधिकार के तहत असपृष्टता की प्रथा को समाप्त कर दिया गया है। अपने आप में स्टेटमेंट ठीक है। भारत के अनुच्छेद 17 के तहत असपृष्टता का उन्मूलन किया गया है, जो समानता के अधिकार का एक हिस्सा है, अपने आप में ठीक है। सेकंड, समानता का अधिकार यह प्रदान भी करता है कि राज्य उन लोगों के अलावा किसी व्यक्ति को कोई भी उपाधि प्रदान नहीं करेगा जो स्वयं किसी सैन्य या शैक्षणिक क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त होते हैं। ये स्टेटमेंट भी दोस्तों अपने आप में ठीक है। आर्टिकल 18 या 18 कहता है कि जो समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है, उपाधियों के उन्मूलन का प्रावधान करता है आर्टिकल 18, जिसमें सैन्य और शैक्षणिक उपाधियों को छोड़कर अन्य सभी उपाधियों पर प्रतिबंध लगाया गया है। ये भी स्टेटमेंट ठीक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार या अधिकारों को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार के अंतर्गत शामिल किया गया है। पहला, मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार, अपने में ठीक है। शोषण के मुक्त होने का अधिकार, आश्रय एवं आजीविका का अधिकार, सभी शामिल है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 21। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा एवं सच्चा दिल कहा गया था। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, ये है ऑप्शन डी, संवैधानिक उपचार का अधिकार। इसको डॉक्टर अंबेडकर ने क्या कहा था, संविधान की आत्मा और सच्चा दिल। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा सही है। फर्स्ट, प्रत्यक्ष लोकतंत्र वह होता है जहां नागरिक सीधे सरकार के दिन प्रतिदिन के कार्यों में भाग लेते हैं। पहली स्टेटमेंट अपने आप में करेक्ट है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र दोस्तों या शुद्ध लोकतंत्र जिसे बोलते हैं, ऐसी शासन प्रणाली है जहां नागरिक सीधे नीतिगत निर्णयों में भाग लेते हैं, जैसे जनमत संग्रह या जन पहल के माध्यम से। पहला ठीक है। सेकंड, भारतीय लोकतंत्र बिना किसी अपवाद के प्रत्यक्ष लोकतंत्र का एक उदाहरण है। ये स्टेटमेंट गलत है। ध्यान रखेंगे, भारत एक प्रतिनिधि लोकतंत्र है जहां नागरिक अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं और उनकी ओर से निर्णय लेते हैं। ठीक है, जो उनकी ओर से जिनको वो चुनते हैं वो क्या करते हैं, उन नागरिकों की ओर से निर्णय लेते हैं। भारत क्या है, एक प्रतिनिधि लोकतंत्र। ये गलत है दोस्तों, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा सही है। फर्स्ट, पृथक निर्वाचन प्रणाली में किसी विशेष समुदाय के प्रतिनिधि का चुनाव करने के लिए केवल वही मतदाता पात्र होंगे जो उस समुदाय के हों। पहली स्टेटमेंट अपने आप में करेक्ट है। दूसरी, आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र प्रणाली के तहत किसी निर्वाचन क्षेत्र के सभी मतदाता वोट देने के पात्र होते हैं, लेकिन उम्मीदवारों केवल एक विशेष समुदाय या सामाजिक तबके से संबंधित होना चाहिए जिसके लिए सीट आरक्षित हो। ये भी स्टेटमेंट दोस्तों अपने आप में करेक्ट है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा सही है। फर्स्ट, भारत का चुनाव आयोग संविधान लागू होने के बाद से एक बहु सदस्यीय निकाय है। ये दोस्तों स्टेटमेंट अपने आप में ठीक है, लेकिन यहाँ पे कहा है कि संविधान लागू होने के बाद से ही, ये अपने आप में गलत है। स्टार्टिंग में क्या था, सिंगल मेंबर बॉडी था इनिशियली, बाद में क्या हो गया था, मल्टी मेंबर बॉडी। ये नहीं कह सकते जब से संविधान लागू हुआ है तब से ही सिंगल बहु सदस्यीय निकाय है, ये गलत है। सेकंड, मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर चुनाव आयोग की अध्यक्षता करता है, लेकिन उसके पास अन्य चुनाव आयुक्तों की तुलना में अधिक अधिकार नहीं होते हैं, ये भी गलत है। इसके पास क्या है, जो तो ज्यादा पावर होती है, ठीक है, ज्यादा अधिकार होते हैं। ये स्टेटमेंट क्या है अपने आप में गलत है, कहता है अधिक अधिकार नहीं होते। तो राइट आंसर होगा नाइदर वन नोर टू, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट, किसी राष्ट्रपति प्रणाली में राष्ट्रपति राष्ट्र प्रमुख होने के साथ साथ सरकार का भी प्रमुख होता है। पहली स्टेटमेंट अपने आप में करेक्ट है, क्योंकि राष्ट्रपति प्रणाली में राष्ट्रपति राज्य हेड ऑफ स्टेट और सरकार का प्रमुख हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है,
दोनों होता है। उदाहरण के लिए जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका में ऐसा ही होता है। सेकंड, इस प्रणाली के तहत प्रधानमंत्री के पद में वास्तविक शक्ति निहित होती है। ये स्टेटमेंट दोस्तों गलत है। ध्यान रखेंगे, राष्ट्रपति प्रणाली में वास्तविक कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, न कि प्रधानमंत्री में, क्योंकि प्रधानमंत्री का पद इस प्रणाली में कोई भी ऐसा पद नहीं होता, पर ठीक है, मौजूद ही नहीं होता, या कह सकते हैं उसकी कोई भूमिका नहीं होती, या कह सकते हैं भूमिका बहुत ही सीमित होती है। ओनली स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा सही है। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही शुरू किया जा सकता है। पहली स्टेटमेंट गलत है। महाभियोग लगाने का दोस्तों जो प्रक्रिया है वो किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है, लोकसभा या राज्यसभा, दोनों में। सेकंड, अंतरकाल को रोकने के लिए राष्ट्रपति अपने 5 साल के कार्यकाल को पार कर सकता है। सेकंड स्टेटमेंट भी लॉजिकली हम कह सकते हैं ठीक है। अंतरकाल का मतलब दोस्तों ये है, यानी बिना राष्ट्रपति की स्थिति से बचने के लिए वर्तमान राष्ट्रपति तब तक अपने पद पर बने रह सकते हैं जब तक कि उनका उत्तराधिकारी कार्यभार ना संभाल ले। ये स्टेटमेंट ठीक है। 42वें संविधान संशोधन ने राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सलाह के अनुसार कार्य करना अनिवार्य कर दिया। ये भी स्टेटमेंट दोस्तों ठीक है। 42वां संविधान संशोधन 1976 ने अनुच्छेद 74 क्लोज 1 में संशोधन किया है, कि प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य होंगे। ये स्टेटमेंट अपने आप में करेक्ट है। 44वां संविधान संशोधन उपयुक्त स्थिति को उलट देता है। ये दोस्तों पार्शली ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे राष्ट्रपति एक बार इनको मना कर देता है, लेकिन दोबारा से अगर ये मंत्रिपरिषद वही सलाह राष्ट्रपति के पास अगर दोबारा से भेजेगी तो राष्ट्रपति उसे मानने के लिए बाध्य होगा। ठीक है, तो ये पार्शली ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन 2, 3, 4 तो किसी में नहीं है, 2, 3 है, तो इसलिए राइट आंसर यहाँ पे जो बैठेगा फिट ऑप्शन डी। ऐसे क्वेश्चन में स्टेटमेंट वाले में कई बार क्वेश्चन आपको ऐसे मिल जाएंगे जिसमें 3 ठीक होंगे लेकिन वो ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, तो आपको ऑप्शन ऑप्शन अपने तरीके से चूज करना है, फिर वहां पे लॉजिकली आपको सोचना पड़ेगा। जैसे कि मैंने इसमें सोचा ये पार्शियली ठीक था, पूरा ठीक नहीं था ये, तो यहाँ से 2, 3 ऑप्शन है, लेकिन 2, 3, 4 कोई भी ऑप्शन नहीं। अगर 2, 3, 4 ऐसे ऑप्शन होता तो वो टिक कर दे, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। फर्स्ट, भारत का संविधान प्रधानमंत्री में औपचारिक रूप से संघ की कार्यकारी शक्ति को निहित करता है। पहली स्टेटमेंट तो गलत है, क्योंकि दोस्तों ध्यान रखेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यकारी शक्ति औपचारिक रूप से राष्ट्रपति में निहित होती है, न कि प्रधानमंत्री में। प्रधानमंत्री सरकार का वास्तविक प्रमुख होता है, लेकिन संवैधानिक रूप से कार्यकारी शक्ति किसमें निहित होती है, राष्ट्रपति में। ये गलत है। सेकंड, राष्ट्रपति का चुनाव एकल हस्तांतरणीय मत के साथ आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार होता है। ये स्टेटमेंट अपने आप में ध्यान रखेंगे ठीक है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 55 के अनुसार राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। ये ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल 2। क्वेश्चन नंबर 15, स्टेटमेंट और क्या है, अभिकथन और रीजन, असर्शन एंड रीजन। फर्स्ट असर्शन है अभिकथन, भारत में विधायिका कार्यपालिका के लिए केंद्रीय स्थान खो रही है। पहला स्टेटमेंट दोस्तों लॉजिकली हम सोचें तो ये कि इसने कहा है रिगार्डिंग भारत में कार्यपालिका के लिए केंद्रीय स्थान खो रही है। इसका मतलब दोस्तों यहां से हम कह सकते हैं कंक्लूजन, भारतीय संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका जिसे मंत्रिमंडल कहते हैं के बढ़ते प्रभाव और विधायिका संसद की भूमिका में कमी को दर्शाता है, और यह एक सामान्य कारण है कि नीतियों का निर्धारण और कार्यान्वयन मुख्य रूप से कार्यपालिका द्वारा किया जाता है। और रीजन में कहता है मंत्रिमंडल नीतियों का आरंभ करता है, शासन के लिए कार्यावली निर्धारित करता है तथा उनके माध्यम से कार्य करता है। जो रीजन में मंत्रिमंडल की जो भूमिका बताई गई है वह सही है,
वास्तव में इसी कारण से कार्यपालिका मंत्रिमंडल की शक्ति में वृद्धि हुई है, जिससे विधायिका की केंद्रीय भूमिका कुछ हद तक कम हुई है। तो कहेंगे अपने आप में आर से ये भी ठीक है दोस्तों, और ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। राइट आंसर ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य संसद द्वारा संपन्न किया जाता है? नीचे दिए गए विकल्पों का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। यहाँ पे ध्यान रखेंगे आप, संसद के कार्यों में कौन कौन से शामिल होते हैं? विधायी कार्य जैसे कि कानून बनाना, कार्यकारी कार्यों पर नियंत्रण, वित्तीय कार्य जैसे कि बजट पास करना, चुनावी कार्य जैसे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव, और संवैधानिक कार्य जैसे कि संविधान में संशोधन, ये सब शामिल होते हैं दोस्तों। लेकिन न्यायिक कार्य मुख्य रूप से किसके द्वारा किया जाता है? मेन काम किसका? ये न्यायपालिका द्वारा किया जाता है। हालांकि संसद के पास कुछ अर्ध आदि कह सकते हैं न्यायिक शक्ति होती है, जैसे कि महाभियोग लगाना। तो लॉजिकली सोचेंगे तो राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, 2 और 3, ठीक है, क्योंकि एक स्पेसिफिक कंडीशन में ही ये काम होगा। किसका? संसद का। मेन काम किसका? ये न्यायपालिका का। क्वेश्चन नंबर 17, किसी राज्य के मुख्यमंत्री को हटाया जा सकता है यदि दिए गए कूटों में सही उत्तर चुनें। पहला, विधानसभा द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित किया जाता है। दोस्तों ध्यान रखेंगे, यदि विधानसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर देती है तो मुख्यमंत्री को संपूर्ण मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना होगा। अपने आप में ये ठीक है। सेकंड, राज्य विधानसभाओं के दोनों सदनों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव पारित किया जाता है। ये स्टेटमेंट दोस्तों गलत है। अविश्वास प्रस्ताव मुख्यतः विधानसभा की एक प्रणाली है, क्योंकि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, दोनों सदनों के प्रति नहीं। थर्ड, एक प्रस्ताव विधान परिषद या राज्यसभा के 2/3 सदस्य द्वारा पारित किया जाता है। अब यहाँ राज्यसभा, दोस्तों राज्यसभा तो अपने आप में एक केंद्रीय निकाय है, इसकी कोई मुख्यमंत्री को हटाने में कोई भूमिका नहीं है, ये भी नहीं कह सकते। राज्यपाल की राय में राज्य के संवैधानिक तंत्र में संवैधानिक विफलता है, ये स्टेटमेंट भी अपने में ठीक है, क्योंकि अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है, जिसके तहत परिणाम स्वरूप मुख्यमंत्री सहित राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है। 1 और 4 ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 18, राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा सत्य है? पहला, वह मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के बिना भी कार्य कर सकता है। पहली स्टेटमेंट सही है, क्योंकि ध्यान रखेंगे राज्यपाल के पास कुछ विवेकाधीन शक्तियां होती है, जिसके तहत वह मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना भी कार्य कर सकता है। सेकंड, 42वें संविधान संशोधन के बाद राष्ट्रपति के साथ साथ राज्यपाल पर भी कई मामलों में मंत्रिपरिषदीय सलाह को बाध्यकारी कर दिया। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत है। तीसरा, राज्य में कुछ पिछड़े विशेष क्षेत्रों के प्रशासन के लिए उनके विशेष जिम्मेदारियां हैं, ये स्टेटमेंट दोस्तों अपने आप में सही है। भारतीय संविधान के कुछ प्रावधानों के तहत राज्यपाल को कुछ राज्यों, विशेषकर पिछड़े या जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में विशेष जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, ये ठीक है। 1 और 3 ठीक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19, न्यायपालिका की स्वतंत्रता के आयाम निम्नलिखित में से कौन से हैं? पहला, सरकार की अन्य शाखाओं से हस्तक्षेप। पहली स्टेटमेंट अपने आप में ठीक है, क्योंकि न्यायिक स्वतंत्रता का एक महत्वपूर्ण पहलू है जो यह सुनिश्चित करता है कि कार्यपालिका और विधायी शाखाएं न्यायिक निर्णयों या कार्य प्रणाली को अनुचित रूप से प्रभावित ना करें। सेकंड, न्यायाधीशों को बिना किसी डर या पक्षपात के कार्य करने की अनुमति, ये भी दोस्तों अपने आप में स्टेटमेंट ठीक है। तीसरा, न्यायिक पालिका की तरफ से उत्तरदायित्व का अभाव, ये गलत है। न्यायपालिका अपने आप में स्वतंत्र है दोस्तों, फ्रीडम है इसको, न्यायपालिका को, जुडिशरी को, लेकिन फिर भी ये जवाबदेही से फ्री नहीं है, इसको जवाब देना होता है, क्योंकि न्यायाधीश अपने आचरण के लिए जवाबदेह होते हैं और उन्हें एक विशिष्ट प्रक्रिया के माध्यम से हटाया जा सकता है, जैसे गंभीर कदाचार के मामले में महाभियोग। 1 और 2 ठीक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए।
क्वेश्चन नंबर 20 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कौन सा सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट है भारत का संविधान एकल एकीकृत न्यायिक प्रणाली का प्रावधान करता है। पहली स्टेटमेंट अपने आप में ठीक है। भारत में एकीकृत न्यायिक प्रणाली है जिसका अर्थ है कि निचली अदालतों सर्वोच्च न्यायालय में एकीकृत हैं और उच्च न्यायालय द्वारा दोस्तों लिए गए निर्णय निचली अदालतों के लिए बाध्यकारी होते हैं। सेकंड, भारत में न्यायपालिका की पिरामिड संरचना के शीर्ष पर राष्ट्रपति पद होता है। दूसरी स्टेटमेंट गलत है, ध्यान रखना आपको। भारत में न्यायपालिका की पिरामिड संरचना के शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय है, ना कि राष्ट्रपति पद। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 21 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कौन सा सही है। सर्वोच्च न्यायालय स्वयं अपने निर्णय से बंधा नहीं होता तथा किसी भी समय उसकी समीक्षा कर सकता है। नाम में स्टेटमेंट सही है। सेकंड, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय भारत के क्षेत्र के भीतर अन्य सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी होते हैं। दोस्तों ये भी स्टेटमेंट अपने आप में ठीक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 22 सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कौन सा सही है बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट उच्च न्यायालय का रीट क्षेत्राधिकार सर्वोच्च न्यायालय के रीट क्षेत्राधिकार के साथ अनन्य नहीं बल्कि समवर्ती है। पहली स्टेटमेंट अपने आप में बिल्कुल ही करेक्ट है। आर्टिकल 226 के तहत उच्च न्यायालय और अनुच्छेद 32 के तहत दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय दोनों को रीट जारी करने का अधिकार है और इन दोनों का क्षेत्राधिकार समवर्ती है, मतलब समान है, ये ठीक है। सेकंड, उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र सर्वोच्च न्यायालय की तुलना में व्यापक है। ये भी स्टेटमेंट अपने आप में ठीक है। उच्च न्यायालय न केवल मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए भी रीट जारी कर सकता है बल्कि किसी अन्य उद्देश्य के लिए भी रीट जारी कर सकता है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए ही रीट जारी कर सकता है। ये स्टेटमेंट अपने आप में ठीक है। थर्ड, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र संविधान के मूल ढांचे का एक हिस्सा है। दोस्तों ये भी अपने आप में ठीक है, क्योंकि केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्थापित किया कि संविधान का मूल ढांचा अपरिवर्तनीय है और न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्याय समीक्षा का अधिकार इसके महत्वपूर्ण हिस्से हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 23 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कौन सा सही है ये बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट दुनिया भर की सभी संघीय शासन व्यवस्था में दोहरी नागरिकता है। पहली स्टेटमेंट दोस्तों ठीक है, सॉरी गलत है, क्योंकि संघीय शासन व्यवस्था में दोहरी नागरिकता हो सकती है जैसे कि अमेरिका में है, लेकिन संघीय व्यवस्था में अनिवार्य नहीं है ये। जैसे कि भारत क्या है दोस्तों, एकल नागरिकता है भारत में। ये स्टेटमेंट गलत है। सेकंड, किसी लिखित संविधान में सरकार की वैध प्रणाली का विवरण दिया जाता है। द्वैध, किसी लिखित संविधान में सरकार की द्वैध प्रणाली का विवरण दिया जाता है। ये अपने आप में ठीक है। लिखित संविधान सरकार की संरचना, शक्तियों और सीमाओं को परिभाषित करता है जिससे उसकी वैधता वैलिडेशन क्या होता है दोस्तों, स्पष्ट होता है, सुनिश्चित होता है। ये स्टेटमेंट ठीक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 24 निम्नलिखित में से कौन सा समवर्ती सूची के अंतर्गत उल्लिखित है। नीचे दिए गए विकल्पों का उपयोग करते सही उत्तर चुने। वन वन समवर्ती सूची में आता है, मिलावट समवर्ती सूची में आता है। कृषि एवं पशुपालन दोस्तों ये आता है राज्य सूची का विषय है, ना कि समवर्ती का। 1 और 3 करेक्ट है। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 25 भारत के संविधान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारतीय संघ उन इकाइयों के बीच समझौते का परिणाम नहीं है जिनसे यह बना है। ये स्टेटमेंट हम कह सकते हैं करेक्ट है, क्योंकि भारतीय संघवाद अमेरिकी संघवाद से अलग है जहां राज्य के एक समझौते के तहत एक साथ आए थे। भारत में राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है और संघ राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है। ये स्टेटमेंट अपने आप में करेक्ट है। सेकंड, भारत पहले से ही संविधान सभा में चल रहे विचार विमर्श के समय के दौरान भी एक संघ था। ये भी स्टेटमेंट दोस्तों अपने आप में ठीक है। भले ही संविधान का मसौदा तैयार किया जा रहा था, भारत को 1935 के भारत के सरकार अधिनियम के तहत एक संघीय व्यवस्था के रूप में संचालित किया जा रहा था और स्वतंत्रता के बाद भी भारत एक संघ के रूप में देखा गया था। भले ही संविधान की अंतिम रूपरेखा अभी भी निर्माणाधीन थी, तो कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू ये भी सही है। राइट आंसर होगा, दोनों सही है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 26 निम्नलिखित में से कौन स्थानीय सरकार के औचित्य के पीछे का महत्वपूर्ण तर्क है। नीचे दिए गए विकल्पों का उपयोग करते हुए सही उत्तर चुनें।
पहला, इसमें दैनिक जीवन तथा सामान्य नागरिकों की समस्याएं शामिल होती हैं। अपने आप में स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि दोस्तों ध्यान रखेंगे, जो स्थानीय सरकारें हैं दैनिक जीवन और सामान्य नागरिकों की समस्याओं को शामिल करती हैं और उनका समाधान करती हैं। जैसे कि पानी की आपूर्ति, स्वच्छता, सड़कों का रखरखाव, ये सब इसमें आता है। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। सॉरी, सेकंड स्टेटमेंट है, लोकतांत्रिक निर्णय लेने के लिए स्थानीय ज्ञान एवं स्थानीय रुचि आवश्यक तत्व होते हैं। ये भी अपने आप में दोस्तों ठीक है। ठीक है ना, ये तो समझ आ गया होगा, आपको बताने की जरूरत नहीं है। सेकंड, थर्ड, कुशल एवं लोगों के अनुकूल प्रशासन के लिए यह आवश्यक है। ये भी स्टेटमेंट अपने आप में ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये स्थानीय स्तर पर लोगों की आवश्यकता और समस्याओं को बेहतर ढंग से समझ सकती है और उनका समाधान कर सकती है स्थानीय सरकार। ये भी स्थानीय सरकार के बारे में ठीक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में पहली बार स्थानीय सरकार से संबंधित प्रावधान थे? इसका राइट आंसर होगा, ये था, ध्यान रखेंगे, बाल सरकार अधिनियम 1935। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से किस राज्य ने स्वतंत्र भारत में पहली बार पंचायती राज को अपनाया था? तो यहाँ पे जो राज्य है, ध्यान रखना आपको, 2 अक्टूबर 1959 1959 को राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में तत्कालीन प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने पंचायती राज व्यवस्था का वहां पे उद्घाटन किया था। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 29, पंचायती राज के बारे में कौन सा कथन सही है? पहला, पंचायत समिति तथा जिला परिषद का गठन सीधे निर्वाचित सदस्यों के साथ किया जाना चाहिए। पहला दोस्तों गलत है। पंचायती समिति और जिला परिषद के अध्यक्षों का चुनाव सीधे निर्वाचित सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, जबकि ग्राम पंचायत के सदस्य सीधे चुने जाते हैं। तो ये गलत हो गया। सेकंड, पंचायत सत्र पर पात्रता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए दोस्तों। न्यूनतम आयु 18 वर्ष नहीं होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। ये भी गलत है। पंचायती राज संस्थाओं का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के मार्गदर्शन में किया जाता है। ये अपने आप में ठीक है। पंचायत राज संस्थाओं का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के मार्गदर्शन में किया जाता है। डी में कहता है पंचायतों की वित्तीय समीक्षा के लिए राज्य वित्त आयोग की स्थापना 6 वर्षों के बाद की जाती है। ये स्टेटमेंट भी दोस्तों गलत है। पंचायतों की वित्तीय समीक्षा के लिए राज्य वित्त आयोग की स्थापना प्रत्येक 5 वर्ष के बाद की जाती है, ना कि 6 वर्ष। तो ये भी गलत है। सी ठीक है। यही पूछा है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न कथनों पर विचार करें और कहते हैं उपयुक्त दिए गए बयानों में से कौन सा 73वें संशोधन अधिनियम की विशेषताएं हैं? पहला, गांव मध्यवर्ती और जिला स्तर पर पंचायतों के सभी सदस्य सीधे लोगों द्वारा चुने जाते हैं दोस्तों। ये स्टेटमेंट पहली है, अपने आप में ठीक है। प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा किया जाता है चुनाव। सेकंड, मध्यवर्ती और जिला सत्रों पर पंचायतों के अध्यक्ष का चुनाव निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से और उसके बाद चुने गए सदस्यों से किया जाएगा। ये भी स्टेटमेंट अपने आप में ठीक है। थर्ड, ग्राम स्तर पर एक पंचायत के अध्यक्ष को सीधे चुना जाएगा। ग्राम पंचायत के अध्यक्ष दोस्तों, सरपंच का चुनाव सीधे मतदाताओं द्वारा किया जाता है। ये भी अपने आप में ठीक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा सही है ये बताना है। फर्स्ट, प्रथम विश्व नाटो तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ गठबंधन में शामिल के किसी भी देश को विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी नया संविधान नहीं अपनाना पड़ा। पहली स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के बाद नाटो और संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ गठबंधन में शामिल कई देशों को युद्ध के बाद की बदली परिस्थितियों के कारण संविधानों में महत्वपूर्ण बदलाव करने पड़ गए थे। ये गलत है। फर्स्ट, सॉरी, सेकंड, अपनाए जाने के बाद से भारतीय संविधान बिना किसी बड़े बदलाव के अपने उद्देश्य की पूर्ति करता रहा है। ये स्टेटमेंट दोस्तों अपने आप में ठीक है, क्योंकि भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को बनाया गया था। तब से भारतीय संविधान में कई संशोधन हुए हैं, लेकिन इसका मूल ढांचा और उद्देश्य अभी भी बरकरार है। इन संशोधनों के बावजूद संविधान ने अपने मूल उद्देश्यों को पूरा करना जारी रखा है, इसलिए कह सकते हैं ये स्टेटमेंट ठीक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी।
क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से किस दशक में संवैधानिक संशोधनों की संख्या सर्वाधिक थी? को ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा संवैधानिक संशोधनों की सर्वाधिक संख्या थी दशक 1980 से लेके 1990 तक। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से किस मामले में संसद में एक विशेष बहुमत का उपयोग किया जाता है? यहाँ पे राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार संसद में विशेष बहुमत का उपयोग कई महत्वपूर्ण मामलों में किया जा सकता है, जैसे कि राष्ट्रपति पर आर्टिकल 61 के अनुसार महाभियोग, लेकिन ऑप्शन में ये तो नहीं है। इनमें से राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नागरिकता के अधिग्रहण एवं उन्मूलन के लिए भी संसद में एक विशेष बहुमत का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, किसी संविधान में एक राजनीतिक दर्शन वाले दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है, क्योंकि सही उत्तर का चयन करें। फर्स्ट कहता है, संविधान में पूछा था, संविधान में एक राजनीतिक दर्शन वाले दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है, उसके लिए कौन सा उपयुक्त है? फर्स्ट कहता है, यह हमें संविधान में निहित नैतिक मूल्यों का पता लगाने में मदद करता है। दोस्तों अपने आप में ये स्टेटमेंट ठीक है, क्योंकि संविधान के राजनीतिक दर्शन को समझने में या समझने से हमें उन मूलभूत नैतिक मूल्यों की और सिद्धांतों की पहचान करने में मदद मिलती है जिन पर संविधान आधारित है, जैसे कि स्वतंत्रता, समानता, न्याय, ये सब आदि। सेकंड, यह हमारी राजनीति में कई आधारभूत मूल्यों की बदलती व्याख्याओं के बीच मध्यस्थता करने में हमारी मदद करता है। ये भी अपने आप में स्टेटमेंट ठीक है, ध्यान रखेंगे। राजनीतिक दर्शन हमें विभिन्न आधारभूत मूल्यों की समकालीन अवस्था को समझने और उनके बीच संतुलन स्थापित करने की सहायता करता है, जिससे राजनीतिक प्रक्रियाओं में स्थिरता और सामंजस्य बना रहता है। ये दोनों स्टेटमेंट ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 35, संविधान में निहित धर्मनिरपेक्षता से संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें, कौन सा सही है? पहला, पश्चिमी संविधान के विपरीत भारतीय संविधान समुदाय आधारित अधिकारों को मान्यता देता है। ये स्टेटमेंट दोस्तों अपने आप में ठीक है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता निरपेक्षता से अलग है, जहां धर्म और राज्य के बीच पूर्ण अलगाव पर जोर दिया जाता है। भारत में राज्य सभी धर्मों के समान देता है, सभी धर्मों को समान देता है और समुदाय आधारित अधिकारों को मान्यता भी देता है, जैसे कि धार्मिक अल्पसंख्यकों को अपने शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार है। ये स्टेटमेंट अपने आप में ठीक है। सेकंड, संविधान धर्म को केवल व्यक्ति के विषय में एक निजी मामले के रूप में देखता है, ये गलत है। ध्यान रखेंगे दोस्तों, भारतीय संविधान धर्म को केवल एक निजी मामला नहीं मानता, बल्कि यह सर्वधर्म समभाव के सिद्धांत पर आधारित है, जिसका अर्थ है कि राज्य सभी धर्मों को सामान्य या समान रूप से देखता है और उनका सम्मान करता है। ये स्टेटमेंट गलत है, राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की वैध उपलब्धि के रूप में माना जा सकता है? कौन सा कथन उपयुक्त कथनों में से उपयोग करते हुए सही कथन का चयन करें? फर्स्ट स्टेटमेंट है, भारतीय संविधान या संविधान उदार व्यक्तिवाद के रूपों को पुष्ट करता है तथा परिवर्तन द्वारा नयापन लाता है। पहली स्टेटमेंट अपने आप में ठीक है, क्योंकि भारतीय संविधान व्यक्ति की स्वतंत्रता अधिकारों को महत्व देता है और इसमें संशोधन के प्रावधान है जो इसे बदलते समय के साथ अनुकूलित होने में मदद करते हैं। अपने आप में पहली स्टेटमेंट ठीक है। सेकंड, संविधान व्यक्तिगत स्वतंत्रता से समझौता किए बिना सामाजिक न्याय के सिद्धांत को बनाए रखता है। दोस्तों ये स्टेटमेंट भी ठीक है, ध्यान रखेंगे, संविधान मौलिक अधिकारों को गारंटी देता है जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता सुनिश्चित करते हैं, साथ ही सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को भी बढ़ावा देते हैं, जैसे कि समान अवसर और भेदभाव से सुरक्षा। सेकंड थर्ड, संविधान सामूहिक अधिकारों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को बनाए रखता है। ये स्टेटमेंट भी ठीक है। संविधान में विभिन्न समूह के अधिकारों को भी मान्यता दी गई है, जैसे कि अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार और अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए विशेष प्रावधान। ये भी स्टेटमेंट अपने आप में ठीक है। संविधान सामूहिक अधिकारों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को बनाए रखता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी।